India's best learning app. वेलकम बच्चों। हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे थे बच्चों, क्लास 10th का। और फिज़िक्स में ये हमारा 7वां लेक्चर होगा आज। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा है और आई होप आपको वो सारी ही चीज़ समझ में आ रही है, आप इन्जॉय कर रहे हो चीज़ों को। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में होगा। हमने इलेक्ट्रिक करंट्स को बहुत डिटेल से ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स से देखते हम आ रहे हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि उस इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या इफ़ेक्ट पॉसिबल है हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर में। समझ में आ रही है बात? यानी हम लोग जो चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, हम उसमें आज क्या देखने वाले हैं, तो इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके सामने यहाँ तो लिखा हुआ है हीटिंग इफेक्ट, लेकिन हीटिंग के अलावे भी इलेक्ट्रिक करंट का और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप हेडिंग लगाओगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले तो एक पेज ले लो, एक नया पेज ले लो और उसमें हेडिंग लगाओ इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या लगाना है आपको हेडिंग? इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का कौन कौन सा इफेक्ट होता है और आपको यहाँ पर कौन कौन सा इफेक्ट पढ़ना है। लिखो उसमें सबसे पहला, टोटल 3 टाइप के इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें सबसे पहला है आपका हीटिंग इफेक्ट, जो हमको आज के क्लास में देखना है। हीटिंग इफेक्ट जो आपको आज के क्लास में देखना है। दूसरा इफेक्ट जो है वो है इसका केमिकल इफेक्ट, जो हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। याद है आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होता था ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह याद होगा आपको। तीसरा जो हमको देखना है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। बच्चों, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कैसे कहीं से जब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स फील होता है, जैसे फैराडे का लॉ, मैक्सवेल का लॉ। ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी आपको इस चैप्टर में ना तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, ना तो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है, ना केमिकल इफेक्ट पढ़ना है। केवल हम लोग क्या देखने वाले हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अदरवाइज अगर आपसे केवल पूछा जाएगी केमिकल इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट्स पॉसिबल हैं, तो आप तीनों ही बताओगे कि कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा है तो देयर मस्ट बी हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, तीनों ही वहाँ पॉसिबल है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है आज? हीटिंग इफेक्ट। तो फटाफट से हेडिंग लगाइए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग लगाओ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें सबसे पहला बात कि व्हेन करंट flows through a conductor then it becomes hot। किसी भी कंडक्टर आप देखते हो ना, आपके घर में अगर थोड़ी देर तक बल्ब जलता रह जाए तो वो बल्ब एकदम गर्म हो जाता है, आप उसको छू नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। आपका सिस्टम, कंप्यूटर अगर बहुत देर तक चलता है वो गर्म हो जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो अगर पंखा बहुत देर तक चलेगा उसका मोटर गर्म हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ चलता है बहुत देर तक तो देखते हैं हम लोग क्या, वो बिकम हो जाता है, क्या हॉट हो जाता है वो, इट बिकम्स हॉट। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। छापिए इतना फटाफट से। दूसरी बात लिखिए इसमें, इन दिस प्रोसेस या इन दिस इफेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, यही है हमारा क्या, हीटिंग इफेक्ट। बच्चों
हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग उसको देते हैं वो अंदर के रेसिस्टेंस के वजह से कन्वर्ट हो जाता है हीट में। तो अभी देखो सारे ही अप्लायंसेस में ऐसा होता है, लेकिन हमको हीट से तो मतलब नहीं है। सपोज करो तुम्हारे घर में एक बल्ब लगा हुआ है, तो उस बल्ब का काम क्या है? जलना। तुमको उससे क्या चाहिए? रोशनी, लाइट चाहिए। ना कि तुम उस पर रोटी सेकोगे, ना कि तुम उससे कपड़ा आयरन करोगे, ना कि तुम उससे पानी गर्म करोगे। ऐसा करते हो क्या? नहीं। दैट मीन्स कि बल्ब में हमको केवल जो चाहिए वो क्या चाहिए? बिजली, लाइट। केवल क्या चाहिए हमको? लाइट चाहिए। अब चूंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट भी आ रहा है तो वो मेरा लॉस है। समझ में आ रही है बात आपको? पहले के ज़माने में आपने देखा होगा पीला वाला बल्ब, जो आज भी समोसा वाले भैया समोसा के जो कॉर्नर में लगा के रखता है, तो वो 100 वाट का जो बल्ब होता था, आपको सुन करके आश्चर्य होगा, उस 100 वाट के बल्ब में ऐसा जो बल्ब होता था जिसमें टंगस्टन यूज होता था, फिलामेंट यूज होता था, उस बल्ब का 60% जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता था उस बल्ब को हीट करने में, टंगस्टन को हीट करने में। केवल 40% ही कन्वर्ट हो पाता था लाइट एनर्जी में। समझ में आ रही है बात? हमको दरअसल उससे चाहिए था क्या? लाइट, लेकिन निकल क्या रहा था? ज़्यादा हीट। तो वो फुल्ली जो है सो वेस्टेज ऑफ एनर्जी था। इसीलिए हम लोगों ने क्या बनाया? CFL बनाया। और उसके बाद आज हम लोग क्या यूज़ करते हैं? LED। तो LED वगैरह में क्या है देखते हो आप? केवल 4 वाट 5 वाट का LED होता है जो उतना ही जोता करता है। यानी उसमें पूरा जो ध्यान दिया गया वो इस पे कि जितना भी करंट वो कंज्यूम करें वो सब आउटपुट दे इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, ना कि हीट के फॉर्म में। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग जो है सो बनाते हैं, है ना। लेकिन किसी किसी अप्लायंसेस को हम इस तरीके से बनाते हैं कि हमको उसमें से केवल हीटिंग का ही ज़रूरत है। जैसे ठंडी में हम लोग जो हीटर को यूज़ करते हैं, तो आप देखते हो वो गर्म होने के बाद लाल हो जाता है ना। तो उसमें से भी थोड़ा थोड़ा लाइट निकलता है, लेकिन उस लाइट का क्या काम? हमको तो वहाँ पे अपना हाथ सेकना होता है ना, हमको केवल हीट चाहिए वहाँ से। आयरन, गीज़र, माइक्रोवेव्स वगैरह, तो उन सब चीज़ों पर हम हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि आखिर हीटिंग इफेक्ट आता कहाँ से है, तो कहोगे कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन पास आउट होता है तो उसके मटेरियल से टकराता है और वहाँ पर वो कुछ एनर्जी लॉस करता है। वही लॉस एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में। और यही है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हम चाहें तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में हीटिंग इफेक्ट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? उसका रेसिस्टेंस को बढ़ा करके। रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कम पास होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा रास्ते में इलेक्ट्रॉन से टकराने में, तो ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा। तो ये सब हमारे बस का चीज़ है ना। आखिर हम लोग ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि हमको यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखिए फटाफट से एप्लीकेशंस या फिर एप्लायंसेस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, या फिर एप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तुम लोग पूरा पूरा लिखना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो, सबसे पहला जो अप्लायंसेस है जो हमको देखना है वो है आपका बल्ब। क्या है आपका? इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है ना। क्या होता है इसके अंदर? ये बल्ब हम लोग बात कर रहे हैं वो 100 वाट का बल्ब जो पहले आता था उसका। इसमें क्या होता था? सबसे पहली बात लिखो कि इसके ये कुछ स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता था। यहाँ पर सबसे बाहर में ग्लास होता था, उसके अंदर में यहाँ पर क्या होता था? फिलामेंट होता था। किसका बना हुआ रहता था ये? टंगस्टन का बना हुआ रहता था। टंगस्टन को एक एलिमेंट है ये जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है ना। इस फिलामेंट का रेसिस्टेंस हाई होता था, हाई रेसिस्टेंस इसमें होता था। दूसरी बात क्या है? इसके अंदर में इनर्ट गैसेस, इस एप्लायंसेस के अंदर में बहुत सारे इनर्ट गैसेस भरे हुए रहते थे ताकि ये ग्लो कर सकें, आयोनाइज होकर के गैस ग्लो कर सके और ज़्यादा चमक ला सके, ठीक है ना। और फिलामेंट का ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो सके। जब करंट इससे होकर पास होता था तो ड्यू टू हाई रेसिस्टेंस वो करंट को पास होने से रोकता था। जब मेरा करंट पास होने से रुकेगा तो वो कन्वर्ट होगा हीट में। जब वो हीट में कन्वर्ट होगा तो गर्म होकर ये लाल हो जाएगा और इसमें जो प्रेजेंट हैं गैसेज, इनर्ट गैसेज, वो इसको ग्लो करने में हेल्प करेंगे। मतलब कि जो 100 वाट वाला बल्ब होता था वो हीटिंग इफेक्ट पे ही बेस्ड होता था। उसमें पहले फिलामेंट धीरे धीरे गर्म होता था। गर्म आप देखोगे जब उसको ऑन करोगे तो एकदम वो फिलामेंट लाल होगा, फिर वो तेज़ी से ग्लो करना शुरू करेगा। जब ऑफ भी करोगे तो फिलामेंट हल्का हल्का लाल होते हुए रहेगा, बाद में ठंडा होकर कूल होगा।
तो वो बिल्कुल ही बेस्ड था किस पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। चलिए इसके बाद दूसरा अप्लायंसेस लिखिए, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। इसके अलावे माइक्रोवेव ओवन, आयरन, गीज़र, ये सभी बेस्ड होता है किस पे, ये सभी बेस्ड होता है किस पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। इन सब में कॉमन बात क्या क्या है, इन सब चीज़ों में एक बहुत हाईली रेसिस्टिव वायर यूज़ किया जाता है, और चूंकि नाइक्रोम बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का काम करता है तो हम इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं क्या, नाइक्रोम का वायर, और वो भी नाइक्रोम का एकदम जो है सो हाईली रेसिस्टिव वायर यूज़ करते हैं ताकि इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा हो सके। इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई, ठीक है ना। दूसरी बात, साथ साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। एक बात बताओ, जब तुम बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हाई रखोगे ना तो वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाएगा, वो एलिमेंट गर्म हो जाएगा, और अगर एलिमेंट गर्म होगा तो गर्म होकर के वो मेल्ट ना हो जाए, उसको मेल्टिंग होने से बचाने के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों को रखना पड़ता है हाई। चूँकि मेल्टिंग पॉइंट रहेगा जब हाई तो वो चीज़ों को मेल्ट होने से रोकेगा, ठीक है। चलिए, जब इससे होकर करंट पास होता था तो ये क्या करता है, हीट करता है। आपको पता है ना, जैसे मान लो कि हीटर, उसमें भी क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग तार उसमें रहते हैं और फिर वो फाइनली ऐसा रहता है। तो यहाँ क्या होता है, नाइक्रोम का तार बहुत ज़्यादा मोड़ा हुआ रहता है और जिस कारण से वो गर्म होता है, हाईली रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करता है और चीज़ों को कन्वर्ट करता है किसमें, हीट एनर्जी में, और फिर हम उसका यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाकी जो केमिकल इफेक्ट है या जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो आपको अभी नहीं पढ़ना है। केमिकल इफेक्ट हमने पढ़ रखा है कब, क्लास 8 में जब हम पढ़ते थे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। तो ठीक है, ये चीज़ यहीं पर ख़त्म हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को लेकर के जूल साहब ने कुछ फार्मूलाज वगैरह दिया हुआ है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, डिराइव करना है, और उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अगला हेडिंग लगाइए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के हीटिंग इफेक्ट पे जूल साहब का क्या लॉ था। इन्होंने टोटल 3 बातें कही थी, जूल साहब ने टोटल 3 बातें कही थी, वही इनका नियम बन गया बाद में। हम लोग एक एक करके तीनों को पहले देखेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। सबसे पहला लिखो, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज directly proportional to the square of current flows through it। कहने का मतलब, अगर किसी कंडक्टर से आई करंट पास हो रहा है तो उससे निकलने वाला हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर से। इसका मतलब है कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ये हो गया हमारा इनका पहला स्टेटमेंट। तो यहाँ से आपको मिला पहला इक्वेशन, याद रखना है आपको, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। दूसरी बात, दूसरा जो इनका रूल था वो ये कहते थे कि हीट प्रोड्यूस्ड in a conductor is inversely proportional सॉरी, इसमें तीनों डायरेक्टली होता है, इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या है, आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज़्यादा हीट आपको मिलेगा, होना भी चाहिए ना। आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दोगे, जितना ही ज़्यादा आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, ये उतना ज़्यादा आपको हीट ला करके देगा, इवन कि स्क्वायर के फॉर्मेट में। समझ में आ रही है बात।
दूसरा रूल क्या कहता है कि आप जितना ज़्यादा इसमें रेसिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हीट बढ़ेगा। ये भी सही बात है, क्योंकि मटेरियल में रेसिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का टकराहट ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएगा तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगा। ये हमको याद रखना था। तो 2 ये हो गया, इसको आप लिखिए इक्वेशन 2, ठीक है ना। एक और बात इन्होंने कही थी, वो भी आप लिख ही लीजिए। थर्ड में लिखो, इनका जो जूल साहब का जो ये तीसरा था, इन्होंने ये तीसरी बात कही थी कि लिखिएगा इसमें, लिखिएगा इसमें हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, heat produced in a conductor is directly proportional, इसमें सब डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कहने का मतलब जितनी ही देर तक ज़्यादा आप करंट को पास करवाओगे उतना ज़्यादा हीट आपको मिलेगा। अगर आप 1 घंटे तक पास करवाओगे तो जितना हीट मिलेगा, अगर आप 2 घंटे में करवाओगे तो ज़्यादा हीट मिलेगा। यानी ज़्यादा हीट चाहिए तो ज़्यादा उसको जो है सो आप क्या करवाइए, ज़्यादा समय तक उसको आप हीट करिए। इन तीनों में चूँकि ये सब प्रोपोर्शनल है तो आप चाहो तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से। पहले वाले केस में सपोज करो अगर हम I1 लेते हैं तो H1/H2 निकालने के लिए I1 का स्क्वायर अपॉन I2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये था रिलेशन यहाँ पर। दूसरे वाले केस में अगर हम अलग अलग सिनारियों में H1 और H2 निकालें तो इसका जो रेशियो होगा वो इनके रेसिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। और तीसरे वाले केस में अगर हम अलग अलग सिचुएशन में H1 H2 निकालें तो वो इनके टाइम के रेशियो के इक्वल होगा, वो इनके टाइम के रेशियो के इक्वल होगा, टाइम के रेशियो के इक्वल होगा। आपको ये बात समझ में आ गई। अब चाहो तो आप इन तीनों को, इसको मान लो इक्वेशन 3, आप इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ रखिए और फिर आप पाओगे, लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 से 1 क्या कहता है, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, ये सबसे पहला इक्वेशन था। H प्रोपोर्शनल टू R, ये दूसरा इक्वेशन था। और H प्रोपोर्शनल टू T, ये तीसरा इक्वेशन था। इन तीनों को जब हम आपस में मिला करके एक तरीके से लिखेंगे, एक करके लिखेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं कि H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R और T, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम चाहें तो एक कांस्टेंट यूज़ कर लें, दैट मीन्स H इज इक्वल टू K I स्क्वायर R T, वेयर K इज़ अ कांस्टेंट। वहाँ पर K क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए किसी किताब में K के जगह पर कुछ नहीं लिखता है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी H इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा I स्क्वायर R T। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसके और अलग अलग फॉर्म्स को देख लेंगे। हमने पढ़ा H इज इक्वल टू क्या निकल के आया, I स्क्वायर R T। अब कल को अगर आपसे I पूछा जाए तो H अपॉन R T का अंडर रूट हो जाएगा। कल से आपको अगर R पूछा जाए तो H अपॉन I स्क्वायर T हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें आप सॉल्व करके ले लोगे। कल अगर आपको T पूछा जाए तो H अपॉन I स्क्वायर R हो जाएगा। तो लेकिन आप बस एक ये याद रखो, उसी से आपको सारा क्वेश्चंस बना लेना है, सॉल्व कर लेना है। अगर आपने इन चीज़ों को अभी तक बढ़िया से देखा है, तो चलिए मुझे फटाफट से सॉल्व करके दिखाइए कि कैसे हम लोग जो है सो यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपसे पूछ लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चंस बना करके दिखाइए। चलिए एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी। लिखो फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड, मतलब आपको हीट निकालना है कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ इन अ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम, जिसमें रेसिस्टेंस गिवन है 5 ओम का और उसमें करंट पास आउट हो रहा है दैट इज़ 10 एम्पियर का।
करंट सॉरी आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर का करंट पास आउट हो रहा है। जल्दी बताओ। और टाइम जो है वो 15 सेकंड के लिए है। कितनी देर के लिए है? 15 सेकंड के लिए है। सब कुछ ऐसा यूनिट में ही है, सिंपली सॉल्व कर लो। h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दैट मीन्स आई का वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर इंटू आर है 5 और t है 15 सेकेंड्स। आप इन सब चीज़ों को सॉल्व करोगे आपस में तो कितना हो जाएगा ये 15 5 जा 75, तो 7500 जूल जो है सो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा इन इतने ही देर में। बच्चों किसी किसी बुक में आपको कभी कभी जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, तो एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आप लिखिए कि 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 402 जूल, है ना। अगर यहाँ से आप जूल निकालोगे तो 1 जूल इज़ इक्वल टू 1/402 कैलोरी। समझ में आ रही है बात? ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चाहो तो आप इससे भी न्यूमेरिकल्स जहाँ पे आपको जिस तरीके से पूछा जाए वहाँ पर आप उस तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए एक बात और समझिए कि क्वेश्चंस पूछने के लिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन तरीका निकालने का यही रहेगा। आपको आई गिवन होगा, आर गिवन होगा, टी गिवन होगा, हम तीनों को सॉल्व करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे अपने असाइनमेंट से। जितने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सबको हम लोग उसमें से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक वर्क डन। हम लोग पहले वर्क डन निकालना सीखेंगे, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कहीं कहीं पर हम वर्क डन का भी यूज़ करते हैं, वर्क डन वाले फार्मूला का भी यूज़ करते हैं। तो वर्क डन जो है वो भी हीट से ही रिलेटेड होता है, तो हम लोग उसको भी जो है सो देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रिकल पावर को देखेंगे, आखिर पावर कैसे सॉल्व होता है, पावर कैसे निकालते हैं हम लोग। हमारा जो घर में मीटर लगा हुआ है उसमें जो बिजली बिल आता है वो पावर पे बेस्ड आता है। आपने सुना होगा किलो वाट घंटा करके, आपने सुना होगा घर में 5 यूनिट बिजली बिल आया, 50 यूनिट आया, तो ये यूनिट क्या है हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। तो एक और क्लास हमारा होगा लास्ट क्लास, जिसमें ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें कैसे वहाँ पर में सॉल्व हो करके आती हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम चीज़ों को सॉल्व कर करके आगे देखेंगे कि फिर कैसे होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। India's best learning app.